जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए साल 2023 का बजट आखिरी बड़ा बजट है। इस साल 9 राज्यों का चुनाव होने वाला है, जो तय करेगा कि 2024 में सत्ता कौन संभालेगा। क्या नरेंद्र मोदी वापस सत्ता संभालेंगे या मामला पलट भी सकता है। इसलिए साल 2023 के बजट को लेकर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। भारत के अलावा किसी और देश में बजट के लिए लोगों में उत्सुकता बहुत कम होती है। अगर आपको पता होगा तो साल 2014 में कहा गया था कि 2019 में किए गए सारे वादे पूरे हो जाएंगे। फिर 2017 में कहा गया कि 2019 में नहीं लेकिन 2022 में सारे वादे पूरे हो जाएंगे। इसको देखते हुए लग रहा है कि यह पहली ऐसी सरकार है जिसके सारे वाक्यों का अंत गा गी गे से होता है। आज फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूरगामी प्रभाव वाला बजट संसद में पढ़ा और कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है, लेकिन जिस भारतीय जनता से कहा गया कि हवाई चप्पल पहनकर चलने वालों को हवाई जहाज में घुमाएंगे, उसकी हालत यह कर दी गई है कि इस साल के बजट में भी अगले 1 साल के लिए फ्री के अनाज देने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट पास करना पड़ा है। प्रश्न यह है कि भारत की यह कैसी जनता है जो यात्रा करने के लिए हवाई जहाज से घूमती है और फ्री के अनाज के लिए सरकारी राशन की दुकान के सामने कतार में लग जाती है। जिस जनता को हवाई जहाज के सपने दिखाए गए, उस जनता की हवाई जहाज तो बिक गई, बस उसके हाथ में चप्पलें रह गई। एक खास बात यह है कि एक तरफ भारतीय बैंकों का अडानी पर 80,000 करोड़ रुपयों का कर्ज बताया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ जनता को अनाज के लाइनों में लगने के लिए मास्टर स्ट्रोक की तरफ बताया जा रहा है। जबकि मित्रों के बांटे कर्ज को जैसे कुछ मित्र विदेशों में निकल गए, अगर उस कर्ज को जनता में बांट दिया जाता तो गरीब जनता को राशन की दुकान के आगे फ्री के अनाज के लिए खड़ा नहीं होना पड़ता, बल्कि टैक्स देने के लिए इनकम टैक्स ऑफिस के सामने खड़ा होती है जनता। एक बड़ी राहत इस बार के बजट में जरूर है कि 7 लाख तक के इनकम वालों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। वहीं किसानों के बजट में कमी की गई है। खेती किसानी पर चलाई जा रही योजनाओं के बजट को कम किया गया है। पिछले साल यह आंकड़ा 3.84% थी, लेकिन इस साल यह 3.20% कर दी गई। हालांकि आपको यह लग सकता है कि 0.64% की ही तो कमी की गई है, लेकिन जिसका बजट ही 3.20% रह गया हो, वह 0.64% का मतलब लगभग 17% तक कम करना हुआ। सिर्फ खेती का बजट नहीं घटाया गया, बल्कि पिछले साल जिस तरह मनरेगा का बजट 90,000 के करीब था, उसे 30% घटाकर 60,000 तक कर दिया गया। वाकई में इस सरकार को अच्छे से पता है कि वोट कौन देता है। अगर मनरेगा का बजट बढ़ाकर मजदूरों किसानों को मजबूत किया जाए जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी, तो इसके लिए वह मोदी को उतना क्रेडिट नहीं देंगे। लेकिन उन्हें फ्री का अनाज दिया जाए और झोले पर एक मुस्कुराते हुए चेहरे का फोटो लगा दिया जाए तो वोट में बदल सकती है। यही वजह है कि ऐसी योजनाओं पर सरकार ने ज्यादा खर्चा किया जो सीधे उनके हाथ में पहुंचती है, और इसी के चलते उन योजनाओं के बजट को कम किया गया है, जिससे किसानों मजदूरों को मजबूती मिलती है। यह एक बड़ा अंतर है जिसे समझने की जरूरत है। गवर्नमेंट चाहती तो मनरेगा जैसी योजनाओं को और लाकर मजदूर और किसानों की आय को बढ़ा सकती थी और गरीबों को अनाज के लिए कतार में नहीं लगना पड़ता, लेकिन इससे प्रधानमंत्री की वाहवाही तो नहीं होती। इसलिए गवर्नमेंट ने दूसरा विकल्प चुना, क्योंकि वोट मजबूत हाथों से नहीं मिलता, वोट मदद के लिए फैलाए गए हाथों से ज्यादा मिलता है। इसलिए गवर्नमेंट ने आपके हाथ फैलाए हुए रहने के लिए दूसरे विकल्प को चुना। यह जो सारी बातें मैं कह रहा हूँ, इसे ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। जैसे भारत में सालाना प्रति व्यक्ति आय 26,049 रुपए हुआ करती थी। यह वह समय था जब कांग्रेस सरकार में आई हुई थी। इसके बाद कांग्रेस सरकार में 2014 तक रही और साल 2014 में भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 90,000 थी। यानी इस टाइम प्रति व्यक्ति सालाना आय में 13.1% की वृद्धि होती रही। अब 2014 से लेकर 2023 तक, यानी अब तक बीजेपी सरकार चल रही है। अब प्रति व्यक्ति आय 90,000 से बढ़कर 1,97,468 तक पहुंच गई है। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि मोदी सरकार ने सालाना प्रति व्यक्ति आय में केवल 9% की वृद्धि हुई है। अगर ध्यान दें तो पिछली सरकार और वर्तमान सरकार में यह अंतर 4% का है। यह एक बहुत बड़ा अंतर है। वर्तमान सरकार से यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि प्रति व्यक्ति आय इतना कम होती जा रही है, जबकि वहीं भारत में करोड़पति और अरबपतियों की आय
दोगुनी होती चली जा रही है। खुद प्रधानमंत्री के मित्र अडानी की संपत्ति पिछले 3 साल में $20 बिलियन से बढ़कर $120 बिलियन तक पहुंची। और वहीं बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत ने पूरे विश्व में सबसे खराब प्रदर्शन किया है। भारत की रैंकिंग साल 2021 में 101 थी, उससे भी नीचे जाकर 121 देशों में से 107वें नंबर पर आ गई है। क्या कोई कह सकता है कि यह उस देश की भुखमरी के आंकड़े हैं जिसका एक व्यक्ति अमीरों की सूची में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है? यह कहीं न कहीं दिखाता है कि अडानी और उद्योगपतियों का विकास भारत का विकास नहीं है। एक समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली सरकार को अपने जनता की बुनियादी चीजों के लिए मदद जरूर करनी चाहिए। मुफ्त राशन ही नहीं, मुफ्त शिक्षा और हेल्थ का भी अधिकार है। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अभी भी 22.8 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस बजट में सिर्फ खेती किसानी और मनरेगा के बजट को नहीं घटाया गया, बल्कि हेल्थ और एजुकेशन के बजट को भी घटाया गया है। हेल्थ का बजट 2.20% से घटकर 1.98% पर ला दिया गया है। नंबर में बताऊं तो 86,000 करोड़ रुपए से घटाकर 77,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। एक 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश के लिए मात्र 77,000 करोड़ रुपए का हेल्थ बजट है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो भारतीय बैंकों का अडानी पर कर्जा 80,000 करोड़ों का है। इसमें केवल हेल्थ का बजट नहीं घटाया गया, बल्कि शिक्षा का बजट भी 2.64% से घटाकर 2.51% कर दिया गया है। यही नहीं, ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट बजट भी 5.81% से घटाकर 5.29% पर कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने कुछ क्षेत्रों में बजट बढ़ाए भी हैं, जैसे रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। पीएम आवास योजना के लिए खर्च को 79,000 करोड़ों रुपयों से अधिक किया गया है। वहीं ट्रांसपोर्ट के इंफ्रा प्रोजेक्ट पर 75,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। साथ ही 50 और नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। एक तरह से देखा जाए तो इस बजट की 3 बड़ी बातें हैं। पहली, 7 लाख के इनकम पर टैक्स नहीं लगाना। दूसरी, मुफ्त के अनाज की योजना को 1 साल के लिए और बढ़ाना। और तीसरी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश किए जाना। यानी गौर से देखें तो इनकम टैक्स, मुफ्त राशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे को छोड़ दे तो यह बजट महंगाई से लेकर बेरोजगारी पर किसी तरह की बात नहीं करती। इससे पहले मेक इन इंडिया से लेकर स्मार्ट सिटी, ब्लैक मनी, स्वच्छ भारत अभियान और गंगा सफाई की बात कही जाती थी और ऐसा महसूस होता था कि जैसे गवर्नमेंट उससे आगे बढ़ चुकी है। अब इन बिंदुओं पर बीजेपी या खुद नरेंद्र मोदी बात करते हुए नजर नहीं आते। एक और बड़ी बात, प्रधानमंत्री लाल किले से लेकर संसद भवन और चुनावी रैलियों में किसानों की आय दोगुनी करने की बात हमेशा किया करते थे और इसके लिए डेडलाइन रखे थे 2022। लेकिन 2022 खत्म हो गया है और 2022 के बाद यह पहला बजट है, परंतु इसमें कहीं दूर दूर तक किसानों की आय की दोगुनी करने की बात नहीं की गई है। दोस्तों, आम जनता के लिए इसमें कुछ खास नहीं है, यह बात सत्य है। जो मुफ्त 5-10 किलो अनाज के अलावा उसे कुछ नहीं देता, यह एक ऐसा बजट है। जिस तरह हेल्थ का बजट बढ़ाने की जगह घटा दिया गया, एजुकेशन का बजट घटा दिया गया, मनरेगा का बजट घटा दिया गया, साथ साथ रूरल डेवलपमेंट का बजट घटा दिया गया, कृषि का बजट घटा दिया गया, जिसे देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि यह बजट चुनाव को देखते हुए बनाया गया है, जिसमें फ्री के अनाज और टैक्स घटाने के प्रावधान लाए गए हैं। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि यह बजट गरीब केंद्रित है। इस बजट में पर्यटन को लेकर भी बड़ी घोषणा की गई है कि देश भर में 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक के लिए विकसित किया जाएगा। अब ये होगा कि नहीं, इसे तो खुद सरकार जानती है। लेकिन साल 2014 के बजट में स्मार्ट सिटी के लिए 7600 करोड़ रुपयों का बजट प्रस्तावित किया गया था। लेकिन 2014 से लेकर 2023 आ गया, मतलब 9 साल बीत गए। इसलिए यह पर्याप्त समय है कि सरकार से पूछा जाए कि 100 स्मार्ट सिटी छोड़िए, मात्र 10 स्मार्ट सिटी ही दिखा दीजिए। मुझे तो यह नहीं दिखता, इसलिए आपसे ही पूछता हूं कि आपकी फेवरेट स्मार्ट सिटी कौन सी है जो बीजेपी ने बनाई हो। दूसरा सवाल यह है कि यह बजट आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारा मनोबल और बढ़ता है।